अस्सलाम वालेकुम डियर्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेल इंजरी क्या होता है, पैथोलॉजी में सेल इंजरी क्या होता है, फिर सेल इंजरी की कौन कौन सी टाइप्स हैं और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या है, तो और दोनों में फ़र्क क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें तो सेल इंजरी क्या है। बेसिकली सेल इंजरी जो है एक वैरायटी है उन चेंजिंग की, उन कंडीशंस की जिसके थ्रू सेल खुद को सफ़र करता है। वो कंडीशन इंटरनल भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल भी हो सकती हैं, जो कि सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन में चेंज लाती हैं। अगर हम देखें प्रॉपर तो ये है एक वैरायटी ऑफ चेंजेस ऑफ द स्ट्रेस दैट आ सेल सफर्स ड्यू टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंटल चेंजेस। मीन कि सेल का अंदर का इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से ये सारा कुछ होता है। अब देखते हैं इसमें मतलब कि इंटरनल कौन सी कंडीशन। इंटरनल ऐसा होता है कि सेल के अंदर को जो मतलब कि उसका मतलब कंट्रोल सिस्टम है, डीएनए वगैरह या उसका साइटोप्लाज्म है, उसमें अगर कुछ तब्दीली वगैरह आती है या वहाँ पे कुछ मतलब कि केमिकल रिएक्शंस का कुछ प्रॉब्लम होता है, तब ये इंटरनली मसला होगा, उसका इंटरनल इन्वायरमेंट होगा। अब एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल कुछ स्ट्रेस वगैरह, कोई बाहर से प्रेशर दिया गया, तो वो सारा एक्सटर्नल होता है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं। टाइप्स में देखें तो दो टाइप्स है बेसिकली, रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की जिस तरह टर्म से ज़ाहिर हो रहा है कि ये वो कंडीशन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। रिवर्सिबल वो कंडीशन है जिसमें हम ऊपर लगाए गई एक स्ट्रेस या उस मतलब के प्रेशर को या उस कंडीशन को जब हम रिमूव करते हैं तो वो जो सेल है अपने प्रॉपर या ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होता है। अगर हम बात करें रिवर्सिबल सेल इंजरी, तो ये एक स्टेज है सेल इंजरी की जिसमें जो सेल के डिरेंज फंक्शन, जो सेल के मतलब अल्टरेड फंक्शन होते हैं, सेल के चेंज शुदा फंक्शन जो होते हैं और उसकी जो मार्फोलॉजी होती है, उसका पेस वगैरह होता है, वो इंजर्ड सेल का वापस रिटर्न होता है इसकी नॉर्मल कंडीशन में जब हम उसको स्टिमुलस को रिमूव करते हैं। मीन स्टेज ऑफ सेल इंजरी, डिरेंज फंक्शन एंड मार्फोलॉजी ऑफ द इंजर्ड सेल्स कैन रिटर्न टू इट्स नॉर्मल इफ द डैमेजिंग या नोजल स्टिमुलस इज रिमूव्ड। जब वो खतरनाक हम स्टिमुलस को या उस एजेंट को हम रिमूव करते हैं, उस मसले को हम रिमूव करते हैं, तो ये सेल जो है इस कंडीशन में अपने नॉर्मल फंक्शन में वापस आ जाता है। एक मिसाल लेते हैं कि हम एक कि हमारा जो स्केलेटल मसल्स हैं, जब हम उन पे वर्जिश करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो वो जिस तरह हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो वो सेल अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जब हम ये वर्जिश वगैरह छोड़ देते तो वो सेल फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उनका साइज वगैरह डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। इसलिए जो है वर्जिश वगैरह को एक कंटिन्यूस प्रोसेस भी कहते हैं कि वर्जिश करनी है तो एक तसलसल से करें, बल्कि उसको दरमियान में ना छोड़ें। अब यह है रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब देखते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी में वो कौन कौन से मतलब के स्टेजेस हैं या कौन कौन से स्टेप्स हैं या कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम इसको रिवर्सिबल सेल इंजरी कहते हैं। अब रिवर्सिबल सेल इंजरी में देखें तो सबसे पहले जो इसमें मार्फोलिकल चेंजेस है, वो सबसे पहले ये होता है कि सेल स्वेल कर जाता है। क्यों स्वेल करता है? क्योंकि सेल के अंदर जो है ना वाटर इनटेक हो जाता है, वाटर जमा हो जाता है और वाटर नहीं निकल पाता। क्यों नहीं निकल पाता? क्योंकि सेल के अंदर जो है ऑर्गेनीज वगैरह हैं वो सही तरह से काम नहीं कर पा रही, उस स्ट्रेस की वजह से, उस स्टिमुलस की वजह से, उस प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से एनर्जी नहीं बन रही, माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा, एनर्जी नहीं बन रही, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन वगैरह नहीं हो रहा, एनर्जी नहीं बन रही, जिस वजह से हमारा सेल जो है एनर्जी ना होने की वजह से उसके आयन चैनल्स जो होते हैं एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं, वो ओपन नहीं होते, जिसकी वजह से हमारा जो सेल के अंदर पानी वगैरह होता है, वाटर होता है, वो बाहर नहीं जा सकता। इसलिए सबसे पहले कहते हैं कि प्लाज्मा परमेबिलिटी बढ़ जाती है। इसमें सेलुलर स्वेलिंग में सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मा की जो परमेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सेल का वो जो एरिया है वो पेलर शो करता है, पेल कलर का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो कैपिलरीज वगैरह होते हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, द कंप्रेशन ऑफ द कैपिलरीज। और तीसरे नंबर पे ट्रिगर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आर्गन का जो वेट होता है, उसका साइज होता है वो बढ़ जाता है। ये होता है सही है। उसके बाद कि वहाँ पे कुछ वैक्यूल्स बन जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। वो डिस्टेंडेंट वैक्यूल जो होते हैं बेसिकली वो पार्ट्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब ये एक चेंज होगी कि आपके सेल स्वेल करता है, स्वेल
क्यों करता है उसकी कंडीशन, ये अंदर उस काम चल रहे होते हैं, क्योंकि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो परमेबिलिटी बढ़ जाती है। आयन चैनल के क्योंकि एनर्जी ना होने की वजह से वो ओपन नहीं होते, तो पानी अंदर ही रह जाता है, मतलब कोई फ्लूइड वगैरह वो भी अंदर रह जाता है, इस वजह से वो पेलर हो जाता है, क्योंकि वो कंप्रेशन बढ़ जाती है, उनके ऊपर प्रेशर होता है कैपिलरीज के ऊपर, इसके टर्गर प्रेशर उस पानी की वजह से बढ़ता है। तो सीधी सी बात है फिर आर्गन का जो या सेल का जो साइज़ वगैरह या वेट वगैरह आहिस्ता आहिस्ता वो कलेक्टिवली आर्गन का साइज ही बढ़ जाता है। उसके बाद कुछ सवाल जो है वैक्यूल्स बन जाते हैं, और वो वैक्यूल जो होते हैं बेसिकली असल में वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ सेगमेंट्स होते हैं, सही है। इसके अलावा दूसरी चेंजेस है हाइड्रोपिक चेंजेस। हाइड्रोपिक चेंजेस वो चेंजेस है जिसमें जो है मतलब कि इसमें हाँ, अब इसी कंडीशन को हम हाइड्रोपिक चेंजेस या वैक्यूलर डिजनरेशन कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोपिक मीन के वाटर मतलब क्योंकि सेल के अंदर वाटर है, टर्गर प्रेशर क्रिएट करा, तो ये हाइड्रोपिक चेंजेस। अब वैक्यूलर डिजनरेशन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूल्स बन जाते हैं, वहाँ पे ये पिंचेड मतलब सिगमेंट बन जाते हैं, ये स्मॉल वैक्यूल होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से इसको हाइड्रोपिक चेंजेस या वैक्यूलर डिजनरेशन में। दूसरा स्टेप है कि यहाँ पे फैटी चेंजेस होती है, वहाँ पे ट्राइग्लिसराइड के बने लिपिड के वैक्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, और ये मोस्टली किन ऑर्गन में देखे जा सकते हैं, ये लीवर में देखा जा सकता है। अब इसके अलावा जो होता है साइटोप्लाज्म जो है वो सेल का रेड बन जाता है, इओसिनोफिल्स होता है। क्यों, क्योंकि सेल के अंदर के जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए वगैरह, ये आरएनए वगैरह, वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे मतलब कि एसिड वगैरह खारिज होते हैं। एसिड होने की वजह से ये फिर अपना इओसिनोफिला शो कराता है। तो ये होता है इसमें। अब दूसरे नंबर पे देखते हैं कि आगे के इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वहाँ पे ब्लेबिंग होता है, वहाँ पे कुछ छोटे छोटे पार्ट बन के वो फिर उससे मतलब के पिंच जाप हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पे उसके बाद मेलन फिगर बन जाते हैं। ये मेलन फिगर बेसिकली ये है कलेक्शन ऑफ द क्रोमेटिन, जो मटेरियल होता है क्रोमोसोम होता है जो मतलब डीएनए के साथ, वो जो है वो पिंच हो जाता है, मतलब वो जो है वो उसे उखड़ जाता है। उसके अलावा स्वेलिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से कोई एनर्जी प्रोडक्ट नहीं हो रहा होता मतलब कि। उसके अलावा डिटेचमेंट हो जाता है चौथे नंबर पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो डिटेच हो जाता है, किससे, उसे अपने राइबोसोम से। तो ये इसकी वजह से पोलिसोम जो है वो नहीं बनता, क्योंकि पोलिसोम जो होता है कलेक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम, तो इस वजह वो दोनों का मतलब कि राइबोसोम नहीं बन पाती, तो सीधी सी बात है फिर एनर्जी वगैरह भी नहीं बन पाती। अब ये तो था रिवर्सिबल इंजरी या रिवर्सिबल सेल इंजरी या रिवर्सिबल कंडीशन। अब देखते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में देखें तो ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें सेल के ऊपर लगाई गई उस मीन के डेंजरस स्टिमुलस को, उसको मतलब कि नोजियस स्टिमुलस को अगर हम रिमूव भी कर दें तो हमारा जो सेल है वो अपने रीजनल कंडीशन में वापस नहीं आ सकता, अपने नॉर्मल फंक्शन को वो रिटेन नहीं कर सकता। अब इसमें अगर डेफिनेशन देखें इरिवर्सिबल सेल इंजरी कि ये एक ऐसा स्टेट है ऑफ द सेल इंजरी द इंजर्ड सेल पास आ निबुलस, निबुलस कहते हैं एक ऐसा पॉइंट है जो वापसी के काबिल नहीं होता, मीन के उसने कुएं में छलांग लगा दी, अब उसका वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। मीन निबुलस मीन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, the cell have crossed the point of no return and the cell undergo ultimately death। अब इस मतलब कि इरिवर्सिबल के बाद जो सेल का फेट होता है, सेल की जो मतलब की किस्मत होती है, सेल का अल्टीमेटम होता है कि वो सेल की डेथ हो जाती है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से वो कुछ फिनोमिना है जिसकी वजह से ये सेल अपनी वापस कंडीशन में नहीं आ पाता, क्योंकि वो अपने जो नॉर्मल फंक्शन को फिर वो रिटेन या रिटर्न नहीं आ सकता। अब देखते हैं इस फिनोमिना में सबसे पहले नंबर पे जो होता है इनेबिलिटी ऑफ द सेल टू रिस्टोर माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। क्यों कि सेल इस कदर मतलब अपने आप को तबाह कर चुका है या उस हद तक मतलब कि डैमेज हो चुका है कि उसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है वो रिस्टोर नहीं हो सकती, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो मतलब कि वो हम नहीं ले सकते। क्यों कि माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा एटीपी जनरेशन करता है, इसमें ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन वगैरह होता है जो कि हमारे एटीपी बनाने में हेल्पफुल होते हैं। इसके मतलब कि इनेबिलिटी ऑफ द सेल टू रिस्टोर माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन मीन कि एटीपी जनरेशन नहीं होती, जिसकी वजह से सेल अपने आप को जिंदा नहीं रख सकता। अब दूसरे नंबर पे क्या होता है लॉज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द इंट्रासेलुलर मीन के मटेरियल। सेल का जो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर वगैरह था वो भी टूट जाता है, मतलब उसके इतने मतलब वो होता है जब सेल को कोई प्रॉपर
मतलब कि उसकी न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, तो सीधी सी बात है तो फिर वो सेल अपने आप को सही तरह से मेंटेन नहीं रख सकता। उसकी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, जिस वजह से उसकी मतलब कि वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, वह फंक्शन होता है, वो रिस्टोर नहीं हो पाता। अब दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे ये है कि तीसरे नंबर पे ये होता है लॉज ऑफ द डीएनए एंड क्रोमाटिन स्ट्रक्चरल इंटरेक्शन। मीन के क्रोमाटिन और डीएनए के मतलब क्रोमोसोम और डीएनए के जो मतलब इंटीग्रिटी थी, उनके अंदर जो बॉन्डिंग थी, उनका जो स्ट्रक्चर था, वो सही तरह से मेंटेन नहीं हो पाता, क्योंकि वो ऑलरेडी टूट चुका है। तो वो उसको असेंबल होने में मतलब कि एनर्जी चाहिए थी, और एनर्जी जो है हमें कहाँ से मिलनी थी? माइटोकॉन्ड्रिया से। जब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब एनर्जी नहीं तो फिर हमारा जो है ये डीएनए और क्रोमोसोम का जो बॉन्डिंग होता है वो उसी तरह से नहीं बन पाता। जब नहीं बन पाता तो डीएनए जो अपना कंट्रोल सेंटर होने का जो इसका फंक्शन था वो लूज़ कर देता है, जिस वजह से हमारा जो सेल है अपने आप को या तो जिंदा ही नहीं रख पाता। जब उसके कोई फंक्शन ही नहीं है, उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही, तो फिर वो कैसे जिंदा रह सकता है? ये था आज हमारा टॉपिक कि सेल इंजरी क्या होता है, कि सेल इंजरी में फिर कौन कौन सी टाइप्स वगैरह हैं। सेल इंजरी बेसिकली सेल की वो कंडीशन है जिसमें सेल को स्ट्रेस की मतलब कि सीरीज से गुजरना पड़ता है। अब ये सीरीज दो तरह की होती है, एक ऐसी होती है जिससे सेल जो है वापस अपने नॉर्मल फंक्शन में आ सकता है। उसको जब उसके ऊपर लगाएगी स्ट्रेस को या प्रेशर को रिमूव किया जाता है, उसको कहते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है कि वहाँ पे कुछ चेंजिंग होती है, उसमें जो है हाइड्रोफिक चेंजेस होती है कि सेल के अंदर कुछ पानी वगैरह जमा हो जाता है, और उस वजह से सेल अपने आप को स्वेल कर देता है, मतलब स्वेलिंग हो जाती है, सेलुलर स्वेलिंग होती है। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि सेल के अंदर फैटी चेंजिंग आती है। वहाँ पे क्या होता है कि सेल के अंदर जो है साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वहाँ पे ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड्स के जो है वो कुछ वैक्यूल्स बन जाते हैं। अब इसके अलावा कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वहाँ पे ब्लेबिंग होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ उसके जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं वो उससे टोर्न आउट हो जाते हैं, छोटे छोटे मतलब वैक्यूल की फॉर्म में। अब उसके अलावा मेलन फिगर्स बनते हैं। मेलन फिगर बेसिकली क्रोमाटिन क्लम्पिंग होता है, क्रोमाटिन जो होता है अपने डीएनए से वो निकल जाता है, सही है। उसके अलावा क्या होता है? स्वेलिंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपना जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन नहीं रख पाता, इसलिए वो एनर्जी हमें नहीं मिलती। इसके अलावा जो पोलिसोम्स का स्ट्रक्चर है वो भी डिसोसिएट हो जाता है, जिस वजह से रेबोसोम्स और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक दूसरे से जुदा हो जाती है, जिस वजह से हमारी जो प्रोटीन है वो नहीं बन पाती। जब प्रोटीन ही नहीं बन पाती तो सेल का स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन होगा? इसके अलावा इरिवर्सिबल सेल इंजरी थी, तो इरिवर्सिबल में क्या था कि अगर इस स्टेट में हम सेल के ऊपर लगाई गई तमाम फोर्सेस को रिमूव भी कर दें, उस स्ट्रेस को रिमूव भी कर दें, फिर भी सेल अपने नॉर्मल फंक्शन में वापस नहीं आ सकता, क्योंकि सेल जो है वो निबुलस हो चुका है कि वो अपने पॉइंट ऑफ रिटर्न को क्रॉस कर चुका है। इसके अलावा इसमें चेंजेस आती हैं कि ये कब होता है? ये उस वक्त होता है जब सेल की जो है ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि माइटोकॉन्ड्रिया को फंक्शन को रिस्टोर कर सके, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी बनती है। जब एनर्जी नहीं होगी सेल अपने आप को जिंदा नहीं रख पाएगा। उसके अलावा जो है वो सेल अपना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन है उसको भी लूज कर देता है, तो सेल अपने आप को फिर एक मुनज़्ज़म अंदाज में या एक मतलब कि कंप्लीट अपने आप को जिंदा नहीं रख सकता। उसके अलावा लूज होता है किसका? डीएनए और क्रोमोसोम या क्रोमाटिन स्ट्रक्चर का, तो जिस वजह से हमारा सेल जो है वो जिंदा नहीं रख सकता, अल्टीमेटली फिर उसको डेथ से गुजरना पड़ता है। तो ये था हमारा टॉपिक कि सेल इंजरी क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। I hope you understand. If you have any question, you may comment. Inshallah, I will make my best to clear your concept. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।